नमस्कार दोस्तों, मैं कुलदीप राणा। आज की हमारी इस घटना की शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश के बागपत जिले से। बागपत जिले में एक पिलाना नाम का गांव पड़ता है और इसी पिलाना गांव में रहने वाली रेशमा देवी जो कि एक विधवा महिला होती है, लेकिन देखने में काफ़ी खूबसूरत और जवान महिला होती है। रेशमा के पति अनिल कुमार की 6 साल पहले नदी में डूबने की वजह से मौत हो जाती है, जिसकी वजह से रेशमा देवी विधवा हो जाती है। लेकिन फिर भी रेशमा देवी हिम्मत नहीं हारती है। जैसे तैसे करके रेशमा देवी अपने जीवन में आगे बढ़ जाती है। इसके बाद कुछ दिनों का वक्त गुजर जाने के बाद रेशमा देवी इस गांव के अंदर अपनी एक किराने की दुकान खोल लेती है और ये दुकान इसकी अच्छी खासी चल पड़ती है। गांव के सभी लोग रेशमा देवी की दुकान पर सामान खरीदने के लिए आया करते थे। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कि रेशमा की खूबसूरती को देखकर ही इसकी दुकान पर आ जाया करते थे और इस तरीके से रेशमा देवी का जीवन अच्छे तरीके से गुजरना शुरू हो जाता है। रेशमा देवी के परिवार में इसकी एक सासू होती है जिसका नाम सुलोचना देवी होता है। सुलोचना देवी को आंखों से कम दिखाई देता था। सुलोचना अक्सर बीमार भी रहा करती थी। यहाँ तक रेशमा देवी के पूरे परिवार में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा होता है। रेशमा देवी के पास अपने 3-4 पशु भी होते हैं और इन पशुओं का चारा काटने के लिए रेशमा देवी हर रोज सुबह के करीब 7 बजे के आसपास अपने खेत में भी जाया करती थी और खेत से चारा काटने के बाद अपने पशुओं को चारा खिला दिया करती थी और पशुओं का काम खत्म करने के बाद रेशमा देवी अपनी दुकान खोल लिया करती थी। लेकिन कुछ दिनों का वक्त गुजर जाने के बाद रेशमा देवी काफी उदास और परेशान रहने लग जाती है। रेशमा एक दिन अपनी सास सुलोचना देवी को कहती है कि माँ जी, मेरे ऊपर काम की जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। मुझे दुकानदारी भी संभालनी पड़ती है और साथ में पशुओं का काम भी करना पड़ता है। सुलोचना कहने लग जाती है कि तुम किसी बात की फिक्र मत करो। तुम ऐसा करो, एक काम काज करना छोड़ दो। अभी या तो दुकानदारी शुरू करो या फिर पशुओं का ही काम करना शुरू कर दो। लेकिन अब इसके बाद रेशमा देवी कहती है कि मैं दोनों काम करना चाहती हूँ। अब सुलोचना कहती है कि तू ऐसा कर, अपने जेठ के लड़के रिंकू को अपने पास बुला ले। ये बात रेशमा देवी को भी पसंद आ जाती है। अब इसके बाद शाम के समय रेशमा देवी अपने जेठ करण के पास फ़ोन कॉल करती है और करण को कहती है कि भाई साहब, तुम अपने लड़के रिंकू को मेरे पास, मेरे घर पर भेज दो। मेरे पास काम ज़्यादा बढ़ चुका है और काम को संभालने वाली मैं घर में अकेली हूँ। अब करण के पास अपने 2 बेटे होते हैं। करण कहने लगता है कि कोई बात नहीं, शाम के करीब 6 बजे के आसपास मैं अपने बेटे रिंकू को हमेशा के लिए तुम्हारे पास भेज दूंगा। और इस तरीके से जैसी शाम हो जाती है तो करण अपने बेटे रिंकू को इसकी चाची रेशमा के घर पर भेज देता है। रिंकू जैसे ही रेशमा के घर के अंदर प्रवेश करता है तो रिंकू की नज़रें अपनी चाची की खूबसूरती पर पड़ जाती है। रेशमा खूबसूरत होती है, जवान होती है और रेशमा की खूबसूरती और जवानी को देखने के बाद रिंकू की नीयत में कमी आ जाती है। रिंकू एक ऐसा लड़का होता है जो कि बड़ी उम्र की महिलाओं में काफ़ी ज़्यादा दिलचस्पी रखता था। रिंकू आगे चलकर अपनी इस चाची रेशमा के साथ बहुत बड़े बड़े कांड करने वाला था जिसके बारे में कोई कुछ भी नहीं जानता था। अब रिंकू अपनी चाची रेशमा के पास रहकर काम धंधा करना शुरू कर देता है। इस तरीके से एक तारीख ऐसी भी आ जाती है जिसमें 5 जुलाई 2026 का दिन होता है। सुबह के करीब 10 बजे के आसपास का वक्त होता है। रिंकू पशुओं के लिए चारा काटने के बाद अपने गांव में आ जाता है और जैसे ही घर के अंदर प्रवेश करता है तो रिंकू की जो चाची रेशमा होती है वो अपने कमरे में कपड़े बदल रही होती है और जैसे ही वो कपड़े बदल रही होती है तो रिंकू घर पर बिना दरवाज़ा खटखटाए ही घर के कमरे के अंदर प्रवेश कर जाता है। और जैसे ही रिंकू की नज़रें उसकी चाची रेशमा देवी के खूबसूरत बदन पर पड़ती है तो रिंकू की आंखें फटी की फटी रह जाती है। रिंकू अपने मन में सोचने लग जाता है कि उसकी चाची रेशमा देखने में काफ़ी खूबसूरत और जवान है, इसको अपने प्रेम जाल में फंसाना पड़ेगा। लेकिन उसी समय रेशमा देवी अपने इस भतीजे रिंकू को कहती है कि रिंकू, जब भी तुम घर में आते हो दरवाज़ा खटखटा कर आया करो। आज तो तुम बिना दरवाज़ा खटखटाए ही कमरे में आ गई हो, लेकिन आगे से ऐसी गलती मत करना। इसके बाद रिंकू कहने लगता है कि चाची, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, मैं बिना दरवाज़ा खटखटाए कमरे में आ गया हूँ, आज के बाद ऐसा नहीं होगा। उसी समय रेशमा देवी कहती है कि रिंकू, तुम ऐसा करना, आज घर पर ही रहना और मैं तुम्हारी दादी सुलोचना को दवाइयाँ दिलवाने के लिए पास के ही हॉस्पिटल में जा रही हूँ और मैं शाम तक ही घर पर लौटूंगी। रिंकू अपनी चाची रेशमा को कहता है कि चाची, तुम किसी बात की फिक्र मत करो, मैं घर की भी देखभाल कर लूँगा और साथ में पशुओं की भी देखभाल कर लूँगा। और इसके बाद रेशमा देवी अपनी सासू सुलोचना देवी को लेकर नज़दीकी हॉस्पिटल में चली जाती है और घर पर रिंकू बिल्कुल अकेला रह जाता है। जैसे 1 घंटे का वक्त गुजरता है तो उसी समय घर के दरवाजे पर दस्तक होती है और रिंकू जैसे अपने घर का दरवाज़ा खोलता है तो देखता है कि उसकी एक पड़ोसन चाची जिसका नाम दिव्या होता है वो घर के दरवाजे पर खड़ी होती है। दिव्या की खूबसूरती और सुंदरता को देखने के बाद रिंकू की नीयत में कमी आ जाती है।
लेकिन दिव्या एक ऐसी महिला होती है जो कि इस गांव के अमीर मर्दों के साथ अपनी रातें रंगीन किया करती थी, और अपनी रातें रंगीन करने के बाद इन अमीर मर्दों से कुछ पैसे ऐंठ लिया करती थी। इसके बाद दिव्या रिंकू को कहती है कि रिंकू, मैं कई दिनों से तुम पर नजर रख रही थी, तुम मुझे बहुत अच्छे लगते हो। जैसे ये बातें रिंकू को सुनाई देती है तो रिंकू बड़ा खुश हो जाता है। रिंकू इसके बाद इस महिला दिव्या को घर के अंदर बुला लेता है। लेकिन उसी समय दिव्या देवी कहने लगती है कि मैं तुम्हारी चाची रेशमा से मिलने के लिए आई थी, मुझे रेशमा से कुछ जरूरी काम था। रिंकू कहने लगता है कि मेरी चाची तो मेरी दादी को लेकर पास के ही हॉस्पिटल में चली गई है, वो शाम तक घर पर आएगी। अब जैसे ये बातें दिव्या देवी सुनती है तो दिव्या देवी की भी नीयत रिंकू पर खराब हो जाती है। दिव्या देवी उसी समय रिंकू को कहने लगती है कि देखो रिंकू, मैं भी एक विधवा महिला हूँ और मेरे पति की भी कई साल पहले मौत हो गई थी, जिसकी वजह से मैं अपने घर में बिल्कुल अकेली रहती हूँ। मेरा अकेलापन मुझे काफ़ी परेशान करता है और मैं अपना अकेलापन दूर करने के लिए इस घर में आई हूँ। जैसे ये बातें रिंकू को सुनाई देती है तो रिंकू के पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक जाती है। लेकिन उसी समय दिव्या देवी रिंकू का हाथ पकड़ लेती है और रिंकू को कहती है कि मैं तुम्हारे साथ वक्त गुजारना चाहती हूँ, क्योंकि तुम घर में बिल्कुल अकेले हो, तुम्हारी चाची और तुम्हारी दादी ये दोनों शहर में चले गए हैं। इसके बाद दिव्या देवी खुद ब खुद इस घर का मुख्य दरवाज़ा बंद कर लेती है और फिर रिंकू का हाथ पकड़कर इसको इसके कमरे के अंदर खींच कर ले जाती है। और इसके बाद रिंकू और दिव्या के बीच दोनों की रजामंदी से गलत रिश्ते कायम होने लग जाते हैं। ये दोनों मिलकर अपनी अपनी इच्छाओं को, अपनी अपनी ज़रूरतों को पूरा करने लग जाते हैं, और ये गलत काम तब तक किया जाता है जब तक इन दोनों की इच्छाएं पूरी नहीं हो जाती है। और जैसे इन दोनों की इच्छाएं पूरी हो जाती है तो इसके बाद दिव्या देवी रिंकू को कहती है कि रिंकू, जब भी तेरा मन करे तो मेरे घर पर रात के समय आ जाया करना। उसी समय रिंकू कहने लगता है कि कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे घर पर आ जाया करूँगा। इसके बाद दिव्या देवी अपना कामकाज खत्म करने के बाद इस घर से बाहर निकलती है और अपने घर पर चली जाती है। लेकिन अब रिंकू अपनी चाची रेशमा के साथ भी बहुत बड़ा कांड करने वाला था, जिसके बारे में रेशमा कुछ भी नहीं जानती थी। इस तरीके से कुछ दिनों का वक्त गुजर जाने के बाद एक तारीख आ जाती है 25 जुलाई 2026 का दिन। शाम के करीब 4 बजे के आसपास का वक्त होता है। उसी समय दिव्या देवी अब इस लड़के रिंकू के पास फ़ोन कॉल करती है और रिंकू को कहती है कि रिंकू, मुझे 25,000 रुपयों की सख्त ज़रूरत है। लेकिन रिंकू कहने लगता है कि मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं, मैं इतने पैसे कहाँ से लाऊंगा। लेकिन दिव्या देवी अब इस लड़के पर दबाव बनाती है और कहती है कि मुझे इस बात का कुछ भी पता नहीं है, लेकिन तुम्हें 25,000 रुपयों का इंतजाम करना पड़ेगा। रिंकू भी उसी समय दिव्या को कहता है कि कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। और इस तरीके से 15 से 20 मिनट का वक्त गुजर जाने के बाद अब रिंकू की चाची जो रेशमा होती है अपने पड़ोसियों के घर पर चली जाती है और अपने पड़ोसनों के साथ बातचीत करना शुरू कर देती है। लेकिन रिंकू घर में बिल्कुल अकेला रह जाता है। पास में उसकी दादी सुलोचना भी बैठी होती है। सुलोचना को आंखों से कम दिखाई देता था और कानों से कम सुनाई देता था। इसी बात का फ़ायदा उठाकर रिंकू अब इस घर के अंदर चोरी करता है और अपनी चाची रेशमा के कुछ गहने चुराता है। और गहने चुराने के बाद रिंकू उसी समय घर से बाहर निकलता है, नज़दीकी शहर में चला जाता है और शहर में जाने के बाद रेशमा देवी के सारे गहनों को बेच देता है। जितने भी पैसे रिंकू को मिलते हैं वो सारे पैसे लेकर रिंकू रात के करीब 8 बजे के आसपास इस गांव में आता है और फिर इसके बाद रिंकू सीधा ही दिव्या देवी के घर पर जाता है। दिव्या के घर का दरवाज़ा खटखटाया जाता है। दिव्या हंसते मुस्कुराते हुए अपने घर का दरवाज़ा खोल देती है। दिव्या देखती है कि उसके सामने रिंकू खड़ा होता है। रिंकू उसी समय कहने लगता है कि मैं पैसे लेकर आया हूँ। दिव्या पूछने लगती है कि तुम इतने पैसे कहाँ से लाए हो। रिंकू कहता है कि मैंने अपने घर में ही चोरी करी थी, मैंने अपनी चाची के गहने बेच दिए हैं। लेकिन फिर भी दिव्या इससे 25,000 रुपये लेती है और कहती है कि तुम घर के अंदर आ जाओ। और इसके बाद रिंकू इस महिला दिव्या को लेकर इसके बेडरूम के अंदर चला जाता है और फिर रिंकू कहने लगता है कि 25,000 रुपयों की कीमत मैं वसूल करने वाला हूँ। और इसके बाद रिंकू और दिव्या के बीच दोनों की रजामंदी से आज भी गलत रिश्ते कायम होने लग जाते हैं। ये दोनों मिलकर तब तक इस गलत काम को अंजाम देते हैं जब तक इन दोनों की इच्छाएं पूरी नहीं हो जाती है। और जैसे इन दोनों की इच्छाएं पूरी हो जाती है तो इसके बाद रिंकू रात के करीब 11 बजे के आसपास इस घर से बाहर निकलता है और दबे पांव अपने घर पर जाकर गहरी नींद में सो जाता है। अब जैसी अगली सुबह होती है तो सुबह के करीब 10 बजे के आसपास का वक्त होता है। रिंकू कुमार आज बड़ी जल्दी ही खेत में चला गया था, लेकिन दूसरी तरफ रिंकू की चाची रेशमा देवी आज अपनी दुकान पर नहीं गई थी। रेशमा देवी अपने घर में अकेली होती है। रेशमा देवी उसी समय अपने घर में गहने देखती है, लेकिन रेशमा देवी को घर में गहने नहीं मिलते हैं। रेशमा इसके बाद अपनी सासू सुलोचना देवी से पूछने लग जाती है कि माँ जी, मेरे गहने कहाँ पर चले गए हैं। सुलोचना कहती है कि मुझे गहनों के बारे में कुछ भी नहीं पता है। और इसके बाद जैसे 2 घंटे का वक्त गुजर जाता है
तो लड़का रिंकू भी चारा काट कर गाँव में ले आता है। और रिंकू जैसे घर पर पहुँचता है तो इसकी चाची रेशमा देवी रिंकू को पूछने लगती है कि रिंकू, घर में मेरे गहने रखे थे, वो सारे गहने कहाँ चले गए हैं? रिंकू कहने लगता है कि चाची, मैंने तुम्हारे गहने नहीं देखे हैं। और इस तरीके से रेशमा को झूठ बोल दिया जाता है। इसके बाद जैसे तैसे करके रेशमा अपने मन को समझा लेती है। शाम के करीब 5 बजे के आसपास रेशमा अपनी एक पड़ोसन उर्मिला के घर पर चली जाती है। लेकिन आज उर्मिला देवी इस रेशमा को कहने लगती है कि तेरा भतीजा जो रिंकू है वो एक महिला के घर पर आता जाता रहता है, वह दिव्या के घर पर रात के समय जाता है। दिव्या ने उस लड़के को अपने प्रेम जाल में फांस लिया है। जब ऐसी ऐसी बातें रेशमा को बताई जाती है तो रेशमा सब कुछ समझ जाती है। रेशमा अपने मन में सोचने लग जाती है कि उसके खुद के भतीजे रिंकू ने ही घर में गहनों की चोरी करी है। इस तरीके से रेशमा अब उर्मिला के घर से बाहर निकलती है और सीधे ही दिव्या के घर पर चली जाती है। और दिव्या को कहने लगती है कि अगर आज के बाद मेरे भतीजे रिंकू को अपने पास बुलाया तो फिर इसके बाद मैं पुलिस स्टेशन में तेरी शिकायत करूंगी। जब ऐसी ऐसी बातें दिव्या को कही जाती है तो दिव्या कहने लगती है कि मैं आज के बाद तेरे भतीजे रिंकू को अपने घर पर फटकने तक नहीं दूंगी। और इस तरीके से रेशमा देवी अब अपने घर पर आ जाती है। अब जैसे रात के करीब 10 बजे के आसपास का वक्त होता है तो रिंकू दबे पांव अपने घर से बाहर निकलता है, दिव्या के घर पर चला जाता है। दिव्या के घर के दरवाजे पर दस्तक दी जाती है। दिव्या अपने घर का दरवाजा खोलती है तो देखती है कि रिंकू उसके ठीक सामने खड़ा होता है। दिव्या उसी समय रिंकू को कहती है कि तुम्हें मेरे घर पर नहीं आना है, आज दिन में तुम्हारी चाची रेशमा मेरे घर पर आई थी और उसने मुझे धमकी दी है कि अगर मैंने तुम्हें अपने घर पर बुलाया तो तेरी चाची रेशमा पुलिस स्टेशन में तुम्हारी शिकायत करेगी और साथ में मेरी भी शिकायत करेगी। इस तरीके से रेशमा अब इस लड़के रिंकू को अपने घर से बाहर निकाल देती है। रिंकू अब अपने मन में सोचने लग जाता है कि उसकी चाची रेशमा ने यह गलत काम किया है और रेशमा चाची को अब सबक सिखाना पड़ेगा। अब इसके बाद रेशमा के साथ रिंकू क्या करने वाला था इसके बारे में कोई कुछ भी नहीं जानता था। इस तरीके से कुछ दिनों का वक्त गुजर जाता है और एक तारीख आ जाती है 5 अगस्त 2026 का दिन। सुबह के करीब 8 बजे के आसपास का वक्त होता है। रिंकू उसी समय अपनी चाची रेशमा को कहता है कि चाची, आज मेरी तबीयत थोड़ी सी खराब है और मैं चारा काटने के लिए खेत में नहीं जाने वाला हूँ। उसी समय रेशमा कहती है कि तुम किसी बात की फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे साथ आज चारा काटने के लिए जाऊंगी। जैसे ये बातें इस लड़के रिंकू को कही जाती है तो रिंकू बड़ा खुश हो जाता है। रिंकू कहने लगता है कि कोई बात नहीं, मैं भी तुम्हारे साथ ही खेत में जाऊंगा। और इस तरीके से आधे घंटे का वक्त गुजरने के बाद अब रिंकू और रेशमा देवी ये दोनों खेत में चले जाते हैं। और खेत में जाने के बाद अब रिंकू की नीयत अपनी चाची रेशमा पर खराब हो जाती है। रिंकू अपने मन में सोचने लग जाता है कि आज खेत में दूर दूर तक कोई भी नहीं है और उसे आज अपनी चाची का फायदा उठा लेना चाहिए। जब ऐसे ऐसे ख्याल रिंकू के मन में आने लग जाते हैं तो रिंकू उसी समय खेत में बने कमरे में जाता है और कमरे के अंदर एक चारा काटने की दराती रखी होती है। रिंकू उसी समय चारा काटने की दराती को उठाता है, इस कमरे से बाहर निकलता है और अपनी चाची रेशमा के पास चला जाता है। रेशमा के पास जाने के बाद रिंकू देखते ही देखते अपनी चाची रेशमा की गर्दन पर दराती रख लेता है और अपनी चाची रेशमा को कहता है कि अगर तुमने चीखने चिल्लाने की कोशिश की तो यहीं पर तेरा गला काट दूंगा। रेशमा जब अपनी गर्दन पर दराती रखी हुई देखती है तो काफ़ी डर जाती है और इसके बाद रिंकू अपनी चाची रेशमा को कहता है कि तुम्हें मेरे साथ खेत में बने कमरे के अंदर जाना पड़ेगा। जैसे तैसे करके ये लड़का रिंकू अपनी चाची रेशमा को कमरे के अंदर ले जाता है और फिर इसके बाद कमरे का दरवाज़ा बंद कर दिया जाता है। रिंकू अपनी चाची रेशमा की चुन्नी के साथ इसका मुंह तक बांध देता है और ये सब काम करने के बाद रिंकू अपनी ही चाची रेशमा के साथ गलत और गंदा काम करना शुरू कर देता है। लड़का रिंकू अपनी चाची रेशमा के साथ तब तक इस गलत काम को अंजाम देता है जब तक इसकी इच्छाएं पूरी नहीं हो जाती है और जैसी रिंकू की इच्छाएं पूरी हो जाती है तो इसके बाद रिंकू अपनी चाची रेशमा को धमकी देता है और कहता है कि ये बात किसी को नहीं बतानी है। जिस दिन तुमने ये बातें किसी को बताई उसी दिन मैं तुम्हें जान से मार दूंगा और साथ में अपनी दादी सुलोचना देवी को भी जान से मार दूंगा। इस तरीके की जब धमकियां रेशमा देवी को दी जाती है तो रेशमा काफ़ी डर जाती है, लेकिन इसके बावजूद भी रेशमा देवी अपने पशुओं के लिए चारा काटती है और चारा काटने के बाद गांव में आ जाती है। और गांव में आने के बाद रेशमा देवी ये सारी बातें सभी से छिपा लेती है। रेशमा देवी अपनी सासू सुलोचना को भी ये बातें नहीं बताती है। रेशमा अपने मन में सोचने लग जाती है कि अगर ये बातें मैंने किसी को बता दी तो इसमें मेरी बदनामी हो जाएगी और बदनामी के डर की वजह से रेशमा खामोश रह जाती है। लेकिन रेशमा नहीं जानती थी कि आगे चलकर उसके साथ इससे भी भयानक और बुरा कांड होने वाला था। इस तरीके से कुछ दिनों का वक्त गुजर जाता है और एक तारीख आ जाती है 14 अगस्त 2026 का दिन। सुबह के करीब 10 बजे के आसपास का वक्त होता है और लड़का रिंकू उसी समय गांव के ही अपने एक दोस्त सतीश कुमार के पास चला जाता है।
सतीश कुमार एक ऐसा लड़का होता है जो कि बड़े बड़े नशे किया करता था, और आज रिंकू भी सतीश कुमार के पास नशा करने के लिए आया था। इसके बाद रिंकू और सतीश कुमार दोनों खेत में बैठते हैं और खेत में बैठकर काफ़ी देर तक नशा करते हैं। जब 4 घंटों का वक्त गुजर जाता है तो रेशमा देवी अपने मन में सोचने लग जाती है कि आज रिंकू खेत में जाने वाला नहीं है। रिंकू तो कहीं अपने दोस्त के साथ बैठकर नशा कर रहा है। इसके बाद रेशमा देवी अपनी सासू सुलोचना को कहती है कि माँ जी, मैं खेत में चारा काटने के लिए जा रही हूँ, नहीं तो आज सारे पशु भूखे मर जाएंगे। सुलोचना कहती है कि कोई बात नहीं बहू, तू खेत में चली जा। और इसके बाद रेशमा देवी अपनी दरांती लेकर खेत में चली जाती है। लेकिन जैसे आधे घंटे का वक्त गुजरता है तो उसी समय रिंकू अपने दोस्त सतीश को लेकर अपने घर पर आ जाता है। अब रिंकू और सतीश देखते हैं कि घर में सुलोचना देवी बिल्कुल अकेली होती है। रिंकू अपनी दादी सुलोचना को पूछने लगता है कि दादी, आज मेरी चाची रेशमा कहाँ गई है। सुलोचना कहने लग जाती है कि वह तेरा इंतजार करने के बाद खेत में चारा काटने के लिए चली गई है। रिंकू उसी समय बड़ा खुश हो जाता है। रिंकू अपने मन में सोचने लग जाता है कि उसकी चाची रेशमा आज खेत में चारा काटने के लिए अकेली चली गई है और आज भी उसका फ़ायदा उठा लेना चाहिए। ये सारी बातें सोचने के बाद रिंकू अब अपने दोस्त सतीश कुमार को कहता है कि सतीश, चलो खेत में चलते हैं, और खेत में जाने के बाद आज मैं तुम्हें भी मज़े दिलाने वाला हूँ। सतीश भी मान जाता है और इसके बाद रिंकू और सतीश कुमार ये दोनों खेत में चले जाते हैं। रिंकू देखता है कि उसकी चाची रेशमा देवी खेत में चारा काट रही होती है और दूर दूर तक कोई भी किसान नहीं होता है। इसी बात का फ़ायदा उठाकर रिंकू और सतीश कुमार रेशमा देवी के पास चले जाते हैं। अब रिंकू उसी समय नशे की हालत में अपने खेत में बने कमरे के अंदर जाता है। खेत में कमरे के अंदर वहाँ पर एक दरांती रखी होती है। रिंकू आज भी उसी दरांती को उठाता है और अपनी चाची रेशमा के पास आ जाता है, और आज भी रिंकू कुमार उस दरांती को अपनी चाची रेशमा देवी के गले पर रख लेता है और रेशमा को कहता है कि मेरे साथ आज भी तुम्हें कमरे में चलना पड़ेगा। रेशमा आज भी डर कर घबरा कर इसके साथ कमरे के अंदर चली जाती है। लेकिन कमरे के अंदर जाने के बाद रेशमा देवी की हिम्मत इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि रेशमा अपने इस भतीजे रिंकू को धक्का दे देती है, जिसकी वजह से रिंकू का सिर दीवार में टकरा जाता है। रिंकू को इस बात पर बहुत गुस्सा आता है। रिंकू कुमार उसी समय एक बड़ी सी ईंट उठाता है और ईंट उठाने के बाद अपनी चाची रेशमा के सिर में मार देता है, जिसकी वजह से रेशमा की मौके पर ही मौत हो जाती है। लेकिन इसके बाद भी रिंकू रुकने वाला नहीं होता है। रिंकू फिर भी अपनी चाची रेशमा की लाश के साथ गलत और गंदा काम करना शुरू कर देता है। रिंकू अपनी चाची रेशमा की लाश के साथ तब तक इस गलत काम को अंजाम देता है जब तक इसकी इच्छाएं पूरी नहीं हो जाती है। और जैसे रिंकू कुमार की इच्छाएं पूरी हो जाती हैं तो रिंकू अपने दोस्त सतीश कुमार को अपने पास बुलाता है और सतीश कुमार को कहता है कि अगर तू भी बहती गंगा में डुबकी लगाना चाहते हो तो लगा सकते हो। सतीश भी काफ़ी नशे में होता है और इसके बाद सतीश कुमार भी रेशमा देवी के साथ गंदा और गलत काम करना शुरू कर देता है। सतीश कुमार भी रेशमा के साथ तब तक इस गलत काम को अंजाम देता है जब तक सतीश कुमार की इच्छाएं पूरी नहीं हो जाती है। और जैसे सतीश का भी ये काम खत्म हो जाता है तो उसी समय लड़का रिंकू सतीश को कहने लगता है कि सतीश, चलो इसकी लाश को ठिकाने लगा देते हैं। और इसके बाद रिंकू और सतीश कुमार दोनों खेत में पड़ी कसी उठा लेते हैं। कसी उठाने के बाद खेत में ही गड्ढा खोदना शुरू कर देते हैं। तकरीबन आधे घंटे का वक्त गुजर जाता है और गहरा गड्ढा भी खुद जाता है। लेकिन उसी समय इस खेत में एक मोहर सिंह नाम का जमींदार पहुंच जाता है और मोहर सिंह जमींदार की नज़रें इन दोनों लड़कों पर पड़ जाती है। मोहर सिंह देखते हैं कि 2 लड़के जिनमें सतीश कुमार और रिंकू खेत में गड्ढा खोद रहे होते हैं। मोहर सिंह उसी समय जैसे इन दोनों लड़कों के पास पहुंचता है तो ये दोनों लड़के कसी छोड़कर वहां से भागने में कामयाब हो जाते हैं। लेकिन मोहर सिंह ने इन दोनों लड़कों को अच्छे तरीके से पहचान लिया था। इसके बाद मोहर सिंह जैसे तैसे करके कमरे के अंदर जाकर जब देखता है तो मोहर सिंह की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। मोहर सिंह देखता है कि कमरे के अंदर रेशमा देवी की लाश पड़ी होती है। इसके बाद मोहर सिंह उसी समय नज़दीकी पुलिस स्टेशन में फ़ोन कॉल करता है। करीब 1 घंटे का वक्त गुजरने के बाद घटनास्थल पर पुलिस पहुंचती है। इसके बाद पुलिस कमरे के अंदर प्रवेश करती है तो देखती है कि रेशमा की लाश वहां पर पड़ी होती है, लेकिन साथ में एक महिला कांस्टेबल भी होती है जिसका नाम नीलम देवी होता है। नीलम जब रेशमा की लाश को चेक कर रही होती है तो रेशमा देवी की सांसें चल रही होती हैं। नीलम देवी उसी समय पुलिस इंस्पेक्टर धीरज कुमार को कहती है कि इस महिला की सांसें अभी चल रही हैं, और इसके बाद आनंद फानन में पुलिस एम्बुलेंस का इंतजाम करती है और रेशमा देवी को जैसे तैसे करके हॉस्पिटल में एडमिट करवाया जाता है। और जब पुलिस मोहर सिंह से पूछताछ करना शुरू कर देती है तो मोहर सिंह कहते हैं कि इस खेत में 2 लड़के गड्ढा खोद रहे थे जिनके नाम रिंकू और सतीश कुमार हैं, और इन दोनों ने ही इस महिला के साथ गंदा और गलत काम भी किया है। इसके बाद 2 घंटे का वक्त गुजर जाने के बाद पुलिस अब इन दोनों लड़कों को गिरफ्तार कर लेती है। रिंकू और सतीश कुमार को जैसे ही पुलिस गिरफ्तार कर लेती है तो पुलिस स्टेशन में इन दोनों लड़कों की खूब जमकर पिटाई की जाती है
और जैसे इन दोनों की पिटाई होती है तो रिंकू और सतीश कुमार अपना जुर्म कबूल कर लेते हैं। रिंकू पुलिस को बताता है कि मैंने अपनी चाची के साथ गंदा और गलत काम किया था और साथ में मेरे दोस्त सतीश कुमार ने भी गलत और गंदा काम किया था। इसके बाद पुलिस इन दोनों लड़कों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू कर देती है। लेकिन दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम के दौरान हम जमींदार मोहर सिंह को दिल से सैल्यूट करते हैं। मोहर सिंह जमींदार ने इस महिला रेशमा देवी की जान बचा ली थी। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का मेरा उद्देश्य किसी का दिल दुखाना नहीं था, बल्कि आपको जागरूक करना था, आपको सावधान करना था। मिलते हैं दोस्तों किसी ऐसे घटनाक्रम के साथ, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।